कल यानी 13 अप्रैल को जब आप इतवार की छुट्टी मना रहे थे, उसी वक्त यूक्रेन के सुमी शहर में साल 2025 की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक बमबारी हुई। यूक्रेन का दावा है कि इसमें 34 जानें चली गईं, उनमें 15 मासूम बच्चे शामिल थे। इसके अलावा कुल 117 लोग घायल हुए। इनमें से कुछ की हालत बेहद नाजुक है। ब्रिटेन, जर्मनी और इटली जैसे देशों ने खुद ब खुद इस हमले की निंदा की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनसे पूछा गया तो बोले टेरिबल। फिर बोले मुझे बताया गया कि उन्होंने गलती से ऐसा किया है। ट्रंप ने इस गलती के बारे में इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताया। खैर, ट्रंप को छोड़िए और अब ज़रा गज़ा की तरफ देखिए। अल अहली अरब अस्पताल, ये गज़ा सिटी का पूरी तरह काम करने वाला आखिरी अस्पताल था। इसी इतवार को इजराइल ने इस अस्पताल पर हमला किया और अब ये क्षतिग्रस्त है। इजराइल ने कहा यह हमास का कमांड सेंटर था, लेकिन कोई सबूत नहीं दिया। अक्टूबर 2023 में इसी अस्पताल को एक बार पहले भी निशाना बनाया जा चुका है। तो आइए आज दुनियादारी में फिर से लौटते हैं, उन्हीं लड़ाइयों की बात करते हैं जिनका जिक्र पिछले कई बरस से थम नहीं रहा है। आज यूक्रेन पर रूसी हमले की बात विस्तार से करेंगे और ये जानेंगे कि इस हमले का युद्ध विराम की संभावनाओं पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन पहले परिचय की रस्म निभा ली जाए। नमस्ते, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Candid and Sensodyne K. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। सबसे पहले हमले वाली तारीख को जानिए, 13 अप्रैल। ये कोई आम इतवार नहीं था। ईसाई जगत के लिए यह दिन पाम संडे था। पाम संडे यानी ईसा मसीह के अंतिम दिनों की शुरुआत का स्मरण। ईसाइयों के सबसे पवित्र सप्ताह का पहला दिन। कहते हैं इस दिन ईसा मसीह एक गधे पर सवार होकर यरूशलेम पहुंचे थे। लोगों ने उन्हें एक मसीहा के तौर पर देखा। उनका स्वागत हथेलियों में पाम या ताड़ की डालियां लेकर किया। हे दाऊद के पुत्र, हमें मुक्त करो, यही पुकार थी भीड़ की। लेकिन कुछ ही दिनों में यही भीड़ बदल गई। जो भीड़ इतवार को गुहार लगा रही थी, वही शुक्रवार को कह रही थी इन्हें सूली पर चढ़ा दो। इस शुक्रवार को गुड फ्राइडे के तौर पर मनाते हैं और अगले इतवार को पड़ता है ईस्टर संडे। SLS और पैराबेन गॉन, तो इसका करंट ऑन। व्हाट देन? इसके पोटेशियम आयंस करी ट्यूब का करंट गॉन, लाइफ का करंट ऑन। खैर, पाम संडे को चर्च में पाम की डालियां बांटी जाती हैं, झांकियां निकलती हैं। यही सब यूक्रेन के शहर सुमी में चल रहा था। सुबह का वक्त था 10:15 पर शहर के बीचों बीच 2 बैलिस्टिक मिसाइलें गिरी। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के एक पोस्ट के मुताबिक पहली मिसाइल सिटी यूनिवर्सिटी की इमारतों पर गिरी, दूसरी मिसाइल हवा में ही फटी, बिल्कुल सड़क के ऊपर। धमाके के कुछ ही मिनटों बाद जो तस्वीरें सामने आईं वो रूह कंपा देने वाली थीं। सड़कों के किनारे कतार में पड़े काले बॉडी बैग्स, बीच सड़क पर बिखरे खून से लथपथ शव, जलती हुई कारें, कुछ शव फॉइल में लिपटे हुए, कुछ ऐसे ही मलबे में दबे हुए। हमले के वक्त एक बस यात्रियों से भरी हुई थी, उस पर भी सीधा वार हुआ। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में क्लस्टर बम भी इस्तेमाल हुए, यानी एक बम के भीतर दर्जनों छोटे बम जो जमीन पर गिरकर चारों तरफ फैल जाते हैं। इससे ज्यादा लोग मारे जाते हैं। हालांकि किसी भी न्यूज एजेंसी ने इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की है। सुमी रूस की सरहद से महज 18 मील दूर है। एक वक्त पर यह 2.5 लाख की आबादी वाला शहर हुआ करता था। जंग के बाद ये शहर एक शरण स्थली बन गया। यहाँ रूस से सटे सीमावर्ती गांवों और छोटे कस्बों से जान बचाकर लोग भागते हुए पहुंचे। सुमी का इलाका बीते 1 साल से लगातार रूसी गोलीबारी झेल रहा है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी रही कि यूक्रेन ने इसी क्षेत्र से अगस्त 2024 में रूस के कुर्स्क इलाके में सीमा पार हमला किया था। कुर्स्क एक इकलौता ऐसा रूसी इलाका था जिस पर यूक्रेन ने कब्जा जमाया, वरना जमीन पर बढ़त रूस की ही रही है। यूक्रेन की 20% जमीन उसके कब्जे में है। साल 2025 की शुरुआत में रूस ने कुर्स्क से ज्यादातर यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ दिया। ये तो हुई सुमी शहर की बात, लेकिन सवाल ये है कि जिस वक्त मछलियां मर रही हैं, उस वक्त पानी क्या कर रहा है? पाम संडे वाले हमले पर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा सिर्फ कमीने लोग ही ऐसा कर सकते हैं। मासूम लोगों की जिंदगियां छीन लेना ये किसी भी इंसानियत की हद से बाहर है। ज़ेलेंस्की का बयान सुन लिया तो अब ट्रंप का भी पूरा बयान सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि ये एक गलती थी, लेकिन क्या गलती थी, किसने की, ये सब कुछ उन्होंने नहीं समझाया। मुझे लगता है कि ये बेहद भयानक था। मुझे बताया गया कि उन्होंने गलती से ऐसा किया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये वाकई भयावह है। खैर, पूरी जंग ही भयावह है। मुझे लगता है कि इस जंग
को शुरू करना ही एक तरह से ताकत का गलत इस्तेमाल था। अगर मैं राष्ट्रपति होता तो ये देश कभी भी ऐसी जंग शुरू नहीं होने देता। ये एक शर्म की बात है। ये पिछले एक हफ्ते में यूक्रेन के खिलाफ रूस का दूसरा ऐसा हमला है जिसमें आम नागरिकों की भी जान गई हो। 4 अप्रैल को यूक्रेन के क्रीवी रीह में एक पार्क के पास रूसी मिसाइलों ने 19 लोगों को मार डाला था, जिनमें 9 बच्चे थे। यूनाइटेड नेशंस का डेटा बताता है कि मार्च में यूक्रेन में 164 आम नागरिक मारे गए। यह आंकड़ा फरवरी से 50% ज्यादा है और पिछले साल के मुकाबले 70% ज्यादा। मतलब साफ है, सीज फायर की बातचीत जितनी आगे बढ़ रही है, आम लोगों की मौत भी उतनी ही तेजी से हो रही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसे समझने के लिए इस मसले से सिर्फ 2 दिन पीछे चलते हैं। तारीख 11 अप्रैल, दिन शुक्रवार, जगह रूस का शहर सेंट पीटर्सबर्ग। इस दिन शहर के प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी में दाखिल हुए ट्रंप के गोल्फ बडी अरबपति स्टीव विटकॉफ, जो अब अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट के खास दूत भी हैं। इनके स्वागत के लिए खड़े थे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। इसके बाद क्या था? हाथ मिलते हैं, कैमरे क्लिक करते हैं, मुस्कान भी है जिसे आप अपनी श्रद्धा से औपचारिक या अनौपचारिक समझ लीजिए। इसके बाद दरवाजे बंद हो जाते हैं, बातचीत शुरू होती है, कुल 4 घंटे तक चलती है। इसके बाद कहा गया चर्चा यूक्रेन युद्ध को लेकर थी। कहा गया कि यूक्रेनी समाधान से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया, लेकिन कैसे, किस बात पर, किन शर्तों पर, इस पर कोई खुलासा नहीं हुआ। जिस वक्त पुतिन विटकॉफ से बंद कमरे में बातचीत कर रहे थे, ठीक उसी समय बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में यूक्रेन के सहयोगी देश जमा थे। मकसद था कीव को और हथियार देना और यह जताना कि रूस पर भरोसा करना बेवकूफ़ी होगी। सबने मिलकर यूक्रेन को हथियारों की नई खेप भेजने का ऐलान कर दिया। इन दोनों मीटिंग से आप पश्चिमी देशों और अमेरिका के अप्रोच में फ़र्क का अंदाज़ा लगा सकते हैं। खैर, 11 अप्रैल की इन बैठकों से एक दिन पहले यानी 10 अप्रैल को तुर्की में अमेरिकी और रूसी अधिकारियों के बीच एक और राउंड चला था बातचीत का। इसके बाद भी यही कहा गया, सफलता मिली है, प्रगति हुई है। किस बात पर? डिप्लोमेटिक मिशंस को सामान्य करने की दिशा में कदम बढ़े हैं, यानी कूटनीतिक संबंध बहाल करने पर। इसी दिन रूस ने रूसी अमेरिकी नागरिक कसेनिया कारेलिना को जेल से रिहा किया। बदले में अमेरिका ने आर्थर पेट्रो नाम के एक कथित टेक्नोलॉजी तस्कर को छोड़ा। रूसी विदेश मंत्री सर्जेई लैवरोव बोले, ऐसे आदान प्रदान आपसी विश्वास बढ़ाते हैं जिसकी अभी बहुत ज़रूरत है। लेकिन आपसी विश्वास का जमीन पर क्या असर दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं। ट्रंप लगातार कोशिश कर रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच किसी तरह की सीज फायर डील हो जाए, लेकिन अब तक रूस की ओर से कोई ठोस रियायत नहीं निकलवा पाए हैं। ये न भूलिए कि ये वही ट्रंप हैं जो अपने चुनावी कैंपेन में कहा करते थे कि रूस यूक्रेन जंग 24 घंटे में रुकवा दूंगा। ट्रंप टीम का प्लान था कि दोनों पक्ष पहले 30 दिनों के बिना शर्तपूर्ण युद्ध विराम के लिए तैयार हों और इस युद्ध विराम के दौरान एक जंग खत्म करने का व्यापक प्लान बने। 11 मार्च को यूक्रेन ने बिना शर्त 30 दिन के युद्ध विराम को मान भी लिया। इसके बाद गेंद रूस के पाले में गई। 18 मार्च को पुतिन और ट्रंप की फोन पर बातचीत हुई। बातचीत से पहले इसी दिन पुतिन ने कहा कि वो सीज फायर के पक्षधर हैं, लेकिन फोन पर वे 30 दिन के बगैर शर्त युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं हुए। ट्रंप का प्लान फेल हो गया। फोन कॉल पर पुतिन ने कई शर्तें रख दी, जैसे यूक्रेन नए सैनिक भर्ती करना और ट्रेनिंग देना बंद करे, उसे भेजी जाने वाली सैन्य मदद और इंटेलिजेंस सपोर्ट भी रोकी जाए, यूक्रेन हथियार भी इंपोर्ट करना बंद करे। इस फोन कॉल के बाद 30 दिन के बिना शर्त युद्ध विराम वाली बात तो छूट ही गई। पर एक सकारात्मक चीज जरूर हुई। पुतिन अस्थायी तौर पर यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर यानी ऊर्जा ढांचे पर हमला करना रोकने को तैयार हुए। 3 साल के युद्ध में पारस्परिक सहमति से उठाया गया ऐसा पहला कदम था ये। इसके बाद दोनों पक्ष ब्लैक सी सीज फायर यानी समुद्र में युद्ध विराम के लिए भी तैयार हुए, लेकिन दोनों ने ही एक दूसरे पर इन समझौतों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। यानी पहले ही समझौते की जमीनी स्थिति पर सवाल उठ रहे थे और इसी बीच रूस ने इतना बड़ा हमला कर दिया। हमने इस स्थिति को समझने के लिए जानकारों का रुख किया। उनसे पूछा, रूस ऐसे वक्त पर हमला करके क्या हासिल करना चाहता है, उसका मकसद क्या है? देखिए, इसको 3 तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। पहला तो यह कि जो समझौते चल रहे थे, जो बातचीत चल रही थी स्टीव विटकॉफ और पुतिन के बीच में, यानी कि अमेरिका और रूस के बीच में जो बातचीत चल रहे थे, उसका कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकल रहा है। अभी तक कम से कम नहीं निकलता दिख रहा है।
पहला यह हो सकता है। दूसरा कि पुतिन जो निगोशिएट कर रहे हैं उसमें उनको लगता है निगोशिएशन तो होगा, लेकिन निगोशिएशन वो अच्छी स्थिति में तब होंगे जब उनके पास यूक्रेन की ज़्यादा टेरिटरी होगी, या वो निगोशिएशन होता है ना कि स्ट्रेंथ के पोजीशन से जब निगोशिएट करते हैं तब आप अच्छे से निगोशिएट कर पाते हैं, दबाव भी बना पाते हैं। तो उनको लगता है कि अगर वो युद्ध को बरकरार रखते हैं तो शायद इसके माध्यम से यूक्रेन पे और भी दबाव बना सकते हैं, और अमेरिका पे भी दबाव बना सकते हैं कि अपनी शर्तों को वो मनवा सकें अमेरिका और यूरोप से। तो ये एक दूसरा कारण हो सकता है। कुछ लोगों का अगर यूक्रेनियन दृष्टिकोण से देखें तो यह भी बोला जाता है कि वो यूक्रेन और भी टेरिटरी यूक्रेन का कैप्चर करना चाहता है। मुझे लगता है कि वह शायद रूस का मकसद नहीं है। रूस का मकसद अभी मुझे लगता है कि जो अभी जो कैप्चर टेरिटरी है वहाँ पे अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करना और निगोशिएशन की स्थिति में अपनी स्थिति को मजबूत करना। तो यही कारण है कि युद्ध अभी भी बरकरार है और समझौते की बातें चल रही हैं, लेकिन समझौता कोई भी नहीं हो पा रहा है। इस हमले का युद्ध विराम की बातचीत पर क्या असर पड़ेगा? क्या अब पूर्ण युद्ध विराम की संभावनाएं धूमिल हो जाएंगी? देखिए दोनों पक्षों की अगर मैं बात करूं तो रूस के जो पक्ष हैं उनके जो रिपोर्ट्स हैं वो आपस में तो यह बोल रहे हैं कि बातचीत काफ़ी अच्छी रही। बातचीत के जो परिणाम हैं वो उन्होंने शेयर नहीं किया है, लेकिन उन्होंने बोला है कि बातचीत का नतीजा ठीक होगा। अमेरिका की तरफ से देखें तो अमेरिका के भी जो स्टेटमेंट आए इस बातचीत को लेके, तो उसमें उन्होंने भी बोला है कि बातचीत अच्छी चल रही है। लेकिन इसमें एक फ्रस्ट्रेशन भी दिख रहा था प्रेसिडेंट ट्रम्प का, जिसमें उन्होंने बोला कि रूस को इतने लोग मर रहे हैं और रूस को अपनी जो नेगोशिएशन की प्रक्रिया है वो बढ़ानी चाहिए। तो उस ढंग की बात भी हुई है, और पुटअप और शटअप इस ढंग के स्टेटमेंट्स भी आए थे। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट ट्रम्प का फ्रस्ट्रेशन भी दिखता है। जो अभी मुझे समझ में आ रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जिस ढंग से सोच रहे थे कि वो बातचीत करेंगे और युद्ध खत्म हो जाएगा, वो बिल्कुल उनकी एक तरह से उनका एक इल्यूजन था। उनकी बात जो उनकी जो समझ थी उसके परे अभी चल रहा है वहाँ पे। प्रेसिडेंट पुतिन को लगता है कि जब तक टेरिटरी एक्सेप्ट नहीं करे और जब तक यह नहीं बोले कि यूक्रेन को नेटो किसी भी तरह का सप्लाई नहीं करेगा, मेंबरशिप तो नहीं ही देगा, लेकिन इसके अलावा सप्लाई भी नहीं करेगा, इंफॉर्मेशन शेयर भी नहीं करेगा, तो वो और पीस कीपिंग फोर्सेस नहीं भेजेगा। तो इस पे मुझे लगता है कि यूरोप भी नहीं मान रहा है। और अभी जो कीथ केलॉग जो कि यूक्रेन अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव हैं यूक्रेन के लिए, तो वो अभी यूरोपियन कैपिटल्स की दौरा भी कर रहे थे, और वहाँ पे यह भी बात चल रही थी कि शायद कीथ केलॉग उसके लिए अग्री भी करेंगे। और उसमें चूंकि इस बातचीत में यूरोप भी शामिल नहीं है, तो वैसे में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। और यह कहना कि युद्ध विराम पूर्णतः कब होगा, हो पाएगा कि नहीं, यह कहना अभी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसके इंडिकेशंस अभी तक तो नहीं है। यह जरूर है कि बातचीत चल रही है, लेकिन कुछ भी पॉजिटिव अगर उसका आउटकम की बात करूं तो अभी तक मुझे नहीं वैसा दिख रहा है। दुनिया के कई बड़े नेताओं ने रूस के हमले की निंदा की। ईयू चीफ उर्सुला वॉन डर लेन ने कहा, आज सुबह रूस के मंसूबे फिर सामने आए। ये हमला और भी घिनौना हो जाता है क्योंकि यह तब हुआ जब लोग पाम संडे मनाने शांति से जमा हो रहे थे। ये ताज़ा हमला एक कठोर सच याद दिलाता है, रूस ही हमलावर था, है और रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून की खुलेआम अवहेलना करता हुआ अब और जरूरी हो गया है कि सीज फायर लागू करवाने के लिए मजबूत कदम उठाए जाएं। यूक्रेन में ईयू की राजदूत कातरीना माथरनोवा ने तो इसे वॉर क्राइम यानी युद्ध अपराध तक कह दिया। उन्होंने कहा, रूसी चालबाजी से मैं स्तब्ध हूं, ये युद्ध अपराध है। रूसियों के लिए अब कुछ भी पवित्र नहीं बचा, न चर्च, न यूक्रेनी, न बच्चे। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी हमले की तीखी निंदा की। उनका कहना था, ऐसा हमला किसी भी उस सोच के खिलाफ है जो शांति की ओर बढ़ना चाहती है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी इस हमले को अमेरिकी मध्यस्थता में चल रही शांति बातचीत के लिए एक बड़ा झटका बताया। उनके शब्द थे, हर कोई जानता है कि यह जंग सिर्फ रूस ने शुरू की थी और आज भी ये साफ है कि रूस ही इसे जारी रखने का फैसला कर रहा है। आम लोगों की जान, अंतर्राष्ट्रीय कानून और ट्रंप की कूटनीतिक कोशिशों को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों का रुख करते हैं। अमेरिका के मशहूर अरबपति जेफ बेजोस की कंपनी है ब्लू ओरिजिन। इस कंपनी का एक अंतरिक्ष मिशन खूब चर्चा में है। कारण कई हैं। पहला, इसमें जो क्रू मेंबर्स हैं वो सभी महिलाएं हैं। दूसरा, ये महिलाएं अपनी अपनी फील्ड में बड़ा नाम है। लॉरेन सांचेज जानी मानी लेखिका हैं, गैल किंग चर्चित पत्रकार हैं, अमांडा गुयेन सिविल राइट एक्टिविस्ट हैं, आयशा बोवे एरोस्पेस इंजीनियर हैं और कैरियन फ्लिन फिल्म प्रोड्यूसर हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा है अमेरिकी सिंगर कैटी पेरी की।
केटी की पहचान सिर्फ सिंगर तक सीमित नहीं है, वो सॉन्ग राइटर और म्यूजिशियन भी हैं। इस मिशन को न्यू शेपर्ड यानी NS-31 नाम दिया गया है। स्पेसक्राफ्ट का नाम एलन शेपर्ड के नाम पर रखा गया है, जो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अमेरिकी थे। ब्लू ओरिजिन के वेस्ट टेक्सास साइट से मिशन की लॉन्चिंग होगी भारतीय समय के मुताबिक 14 अप्रैल की शाम 7 बजे। 11 मिनट की यात्रा के दौरान NS-31 के क्रू मेंबर्स कार्बन रेखा को पार कर जाएंगे। ये कार्बन रेखा अंतरिक्ष की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमा है। इसे पृथ्वी के वायुमंडल और अंतरिक्ष के बीच की सीमा के रूप में जाना जाता है। क्रू मेंबर्स खास तरह से डिजाइन किए गए मुन से फ्लाइट सूट पहनेंगे, जो यात्रा में स्टाइल और रोमांच पर जोर देने के लिए बनाए गए हैं। उड़ान को ऑपरेट करने वाली लॉरेन सांचेज का कहना है कि ये सूट मिशन में एक स्टाइलिश टच देंगे। दूसरी सुर्खी पड़ोसी पाकिस्तान से। एक बार फिर से बलूच विद्रोहियों ने वहां के आम लोगों को अपनी गोलियों का निशाना बनाया और इस बार उनके निशाने पर रहे हैं कार वर्कशॉप में काम करने वाले आम मजदूर, वो भी पड़ोसी देश ईरान में। पाकिस्तानी सीमा से लगभग 230 किलोमीटर दूर सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत का मेहरस्तान जिला, यहीं के एक कार वर्कशॉप में ये सभी मजदूर काम करते थे, जिन्हें बलूच विद्रोहियों ने निशाना बनाया। इस हमले में 8 मजदूरों की मौत हो गई। विद्रोहियों ने इन्हें किडनैप किया, फिर मर्डर कर दिया। हमले की जिम्मेदारी प्रतिबंधित संगठन बलूचिस्तान नेशनल आर्मी BNA ने ली है। घटना के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि आतंकवाद का खतरा इस रीजन के सभी देशों के लिए विनाशकारी है। इसके अलावा उन्होंने ईरानी सरकार से अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करके कड़ी सजा देने की मांग की है। वहीं ईरानी अधिकारियों का कहना है कि पुलिस घटना की जांच कर रही है। बताएं तो सिस्तान बलूचिस्तान में इस तरह की ये दूसरी घटना है। पिछले साल जनवरी में भी हथियारबंद लोगों ने सरवन इलाके में 9 पाकिस्तानियों की हत्या कर दी थी। वे भी यहां पर एक कार वर्कशॉप में मैकेनिक का काम कर रहे थे, जिस कारण बलूच विद्रोही पाकिस्तानी सरकार और खासकर पंजाब प्रांत के लोगों को निशाना बनाने से बिल्कुल भी परहेज नहीं करते, जिसमें बलूच लिबरेशन आर्मी BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, बलूचिस्तान नेशनल आर्मी सहित कई विद्रोही संगठन शामिल हैं। उनका कहना है कि सरकार बलूचिस्तान के संसाधनों का दोहन करके पंजाब का विकास कर रही है। इसी साल मार्च में बलूचिस्तान के ग्वादर जिले के कलमत इलाके में अज्ञात हमलावरों ने पंजाब के 4 मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं फरवरी में बलूचिस्तान के बरखान जिले में पंजाब जा रही एक बस से 7 यात्रियों को उतार कर गोली मार दी गई, जिसका आरोप बलूच विद्रोहियों पर लगा। अभी मार्च में हुआ ट्रेन हाईजैक भी आपको याद होगा, जब 450 लोगों को ले जा रही जाफर एक्सप्रेस को BLA ने हाईजैक कर लिया था। अगली सुर्खी सुडान से। यहाँ की सेना और पैरामिलिट्री फोर्स रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी RSF आमने सामने हैं। उत्तरी डारफुर सुडान का एक प्रांत जिसकी राजधानी अल-फशेर है, यहीं पर चल रही है सेना और RSF के बीच जंग। अल-फशेर इस इलाके में सूडानी सेना के कब्जे वाला आखिरी बड़ा शहर है। यहीं पर अब RSF ने सेना पर हमला किया है और डारफुर के अकाल प्रभावित जमजम डिस्प्लेसमेंट कैंप, अबू शौक डिस्प्लेसमेंट कैंप सहित कई इलाकों को अपने कंट्रोल में ले लिया है, जहां पर गृह युद्ध शुरू होने के बाद हजारों लोगों ने शरण लिया था। वहीं पर अब RSF ने हमला किया है। इस हमले में कम से कम 200 लोग मारे गए हैं, जिनमें 56 से ज्यादा आम नागरिक हैं। यह हिंसा 2023 में शुरू हुए गृह युद्ध के बाद सबसे भीषण हमलों में से एक थी। RSF ने अल-फशेर के आसपास के शरणार्थी शिविरों पर अपने हमले तेज कर दिए हैं ताकि वो डारफुर को अपने कंट्रोल में ले सकें। RSF ने 13 अप्रैल को घोषणा करते हुए कहा कि उसने सूडानी सेना के कब्जों से कई डिस्प्लेसमेंट शिविरों को मुक्त करा लिया है और वहां पर लोगों को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। आप जानते ही होंगे कि सूडानी सेना को लीड कर रहे हैं अब्देल फतह अल बुरहान, वहीं RSF को लीड कर रहे हैं जनरल मोहम्मद हमदान दगालो। इन दोनों के बीच युद्ध को शुरू हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन जंग अभी तक जारी है। इस जंग की वजह से सूडान में बदतरीन मानवीय संकट पैदा हुआ है, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई है। 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोगों को घर छोड़कर जाना पड़ा है। 33 लाख से ज्यादा लोगों ने पड़ोसी देशों में शरण ली है। आखिरी सुर्खी लेबनान से है। न्यूज एजेंसी AFP ने हिजबुल्लाह से जुड़ी एक रिपोर्ट छापी है। हिजबुल्लाह के करीबी सूत्रों का हवाला दिया है और दावा किया है कि लेबनानी सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के अधिकांश सैन्य स्थलों पर नियंत्रण जमा लिया है। दक्षिणी लेबनान को हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता रहा है, खासतौर पर लिटानी नदी के दक्षिण में बसा इलाका। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने नदी के दक्षिण में अपने 265 सैन्य ठिकानों में से 190 पर नियंत्रण छोड़ दिया है। लेबनानी सेना ने अब लिटानी नदी के उत्तर में स्थित स्थलों पर भी नियंत्रण करना शुरू कर दिया है। 27 नवंबर 2024 को हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच 1 साल से ज्यादा समय से चल रहे संघर्ष के बाद युद्ध विराम हुआ था।
समझौते के मुताबिक केवल सेना और संयुक्त राष्ट्र बलों को ही लितानी के दक्षिण में मौजूद रहना था। इसके अलावा आज के ललन टॉप शो में हमने विस्तार से चर्चा की है पश्चिम बंगाल की हिंसा पर, वो भी जरूर देखें। ललन टॉप के 2 अन्य शो भी अब आपके सुपुर्द हो चुके हैं, बैठिए, जिसमें इस बार मेहमान रहे हार्डी संधू, और गेस्ट इन द न्यूज रूम, जिसमें इस बार मेहमान रहे बाकमार शायर वसीम बरेलवी। दोनों शो जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखें। शुक्रिया, शुभ रात्रि।